हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और काफ़ी समय अब आपके एग्जाम में बचा नहीं है, तो हमने स्टार्ट की है अपने चैनल पर दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। बार बार यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई प्लीज़ आप चैनल जरूर से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भाई बात करें तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1398, ठीक है। 1398 में तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। और बात करें किसके समय में, तो भाई नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था 1398 में, ठीक है। तो भाई एक एक चीज नोट डाउन करते चलिएगा, और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से दीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गहडवाल वंश के जयचंद्र को हराया था? तो भी बात करें किस युद्ध में गौर के मोहम्मद यानी कि मोहम्मद गौरी ने 1194 में गहडवाल वंश के जयचंद को हराया था? तो भाई किस युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गहडवाल वंश के जयचंद्र को हराया था, ठीक है। और अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी ने तराइन का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तराइन का जो युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का आपको ये नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर बात करें 1194 ईस्वी में जो गहडवाल वंश के जयचंद्र को हराया गया था चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी में आरंभ हुई? तो भी बात करें 1857 की जो क्रांति थी यह कब हुई थी? तो ये मई में हुई थी, और भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी ये आपसे पूछा गया है। तो भाई भारत की मेरठ की छावनी, ठीक है, मेरठ में जो छावनी है उससे प्रारंभ हुई थी 1857 में, 10 मई 1857, ठीक है। ये डेट आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। 10 मई 1857 में यह प्रारंभ हुई थी मेरठ से, ठीक है, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और अगर बात करें इसका तत्कालीन कारण क्या था, तो भाई चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग करना, ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग को मना करना इसका क्या था, तत्कालीन कारण था। ये आपसे पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये भी, ठीक है। मेरठ से इसका जो नेतृत्व किया था यह किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो भाई ये किया था कोतवाल धन सिंह गुर्जर द्वारा, ठीक है। ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, ठीक है, कोतवाल धन सिंह गुर्जर के द्वारा यह क्या किया गया था, मेरठ से इसका नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो भाई ये विबग्योर जो है, ठीक है, ये आपने काफी बार पढ़ा होगा। तो इसकी बात करें तो इसमें कुल 7 रंग होते हैं, और जो 7 रंग होते हैं तो उनमें पूछा गया है कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा जो होती है वह बिल्कुल न्यूनतम होती है। तो भाई बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम होती है लाल की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से रंग रखे गए हैं। तो भाई बात करें बैंगनी हो गया, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, लाल और नारंगी और लाल, ठीक है। और जो सबसे कम इसकी जो प्रकाश होती है वह होती है लाल की, ठीक है, और सर्वाधिक जो होती है वह होती है बैंगनी की, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु
अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है। तो भी बात करें यहाँ कौन सी धातु है जो अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, मरकरी जो है यह सदैव अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन के संबंध में गलत कथन चुनिए। तो भाई विटामिन के संबंध में यहाँ से आपको एक गलत कथन बताना है। ठीक है, तो पढ़ करके देख लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, कथन टाइप के भी हो गए, जो ये कथन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंड में है फिलहाल। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई प्लीज आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, और अगर आपको आंसर्स का पता है तो भाई जवाब भी जरूर से दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बात करें पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, तो भाई ये आपका राइट हो जाएगा। बात करें विटामिन कार्बनिक यौगिक है, तो भाई विटामिन कार्बनिक यौगिक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होती हैं, तो भाई बात करें ये भी आपका राइट हो जाएगा कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होती है अधिकांश विटामिन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जो आपका गलत हो जाएगा तो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो भाई ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, काफी बार पूछा है। तो अगर बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की, तो कौन कौन से होते हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन ए, डी, और विटामिन ई, और विटामिन के। ठीक है, ये जो विटामिन है ये चारों ही क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो भाई विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन क्या है जो कि जल में घुलनशील हैं। और बात करें विटामिन ए, डी, ई और के की, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है, तो भाई शर्करा में मौजूद जो खाद्य घटक होता है वह क्या होता है, तो भाई वह होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया, तो भाई बात करें अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी सम्मान 2024 जो है यह किसे प्रदान किया गया है, तो भाई यह दिया गया है स्टरीन कीरे को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टरीन कीरे। ठीक है, इनको दिया गया है साहित्य अकादमी सम्मान 2024 अंग्रेजी भाषा के लिए। और अगर हम बात करें इनकी रचना कौन सी है, तो भाई कौन सी रचना के लिए इनको दिया गया है, तो ये हो जाएगी स्प्रिट नाइट। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्प्रिट नाइट। ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान 2024 दिया गया है। ठीक है, ये नोट डाउन करते चलिएगा। और अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भाई ये भी आप देख लीजिएगा कि 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर भी आप इसको बोल सकते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। 2025 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, वह हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया है। और अगर बात करें रचना की, तो किस रचना के लिए दिया गया है, फिर उगना। ठीक है, फिर उगना रचना के लिए पार्वती तिर्की को 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो वे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो भाई बात करें चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो भाई इनको भारत रत्न दिया गया है 2024 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और एक चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि चौधरी चरण सिंह जी का जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इनसे संबंधित, तो उसको कहा जाता है किसान घाट। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किसान घाट कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, काफी इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन इनसे संबंधित। ठीक है, और अगर बात करें 2024 में जो भारत रत्न दिया गया है यह कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 5 व्यक्ति हैं जिन्हें दिया गया है 2024 का भारत रत्न। तो भाई पहले हो गए आपके चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, दूसरा
एक हो गया आपका MS स्वामीनाथन, फिर हो गया आपका लाल कृष्ण आडवाणी और एक हो गया आपका PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति हैं जिनको कि 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम कवर करवा रहे हैं। तो भाई प्लीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन भी करते चलेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के टाइम से पहुंच जाए हो। और हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो कि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, उन्हीं को कवर करने वाले हैं। तो भाई प्लीज चैनल के साथ भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। तो भाई बात करें अप्रैल 2023 में जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए थे। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व योजना जो थी, इसके तहत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए थे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में इस मॉड्यूल का नाम बताइए। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा उस मॉड्यूल का नाम बताइए, ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बात करें इस मॉड्यूल का क्या नाम हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा POEM4, ठीक है, पोएम 4 के नाम से इसको जाना गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की सूची में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है 39वां स्थान, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की सूची में। और अगर हम बात करें इसमें जो भाग लिया गया था, कुल 133 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, 133 देशों में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए, पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो भाई बात करें पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं, और अगर बात करें इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें भाई इसमें कुल हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं, तो कुल 105 मेडल, ठीक है, कुल 105 मेडल जीते हैं हरियाणा राज्य ने। और अगर बात करें इसका आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो भाई इसका आयोजन जो हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, तो इसका आयोजन हुआ था 2023 में, ठीक है, 2023 में इसका आयोजन हुआ था 10 से 17 दिसंबर तक, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 से 17 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, पहली बार नई दिल्ली में आयोजन किया गया। हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और कुल 105 मेडल जीते थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भूमिधर किसानों की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई बात करें इसमें क्या होता है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो इसमें होता है कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को हर चौथे महीने, ठीक है, हर चौथे महीने 2000 की किस्त दी जाती है, ठीक है, जो कि टोटल कितना हो जाता है, जो कि टोटल होता है 6000 वार्षिक जो रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो 2000 इसमें हर 4 महीने में दिए जाते हैं, जो कि किसानों की वित्तीय जरूरतों में मदद करने के लिए किसानों को दिए जाते हैं, ठीक है, ये होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया। तो भाई बात करें हाल ही में जो विश्व हाथी दिवस है वह कब मनाया गया, तो 12 अगस्त को मनाया गया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया गया, तो इसका उद्देश्य की बात अगर हम कर लेते हैं, तो इसका उद्देश्य था अफ्रीकी और एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, अफ्रीकी और एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। तो भाई बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछी जाती है।
तो मातृ सत्ता और स्मृतियां, ठीक है, इसकी थीम रखी गई है विश्व हाथी दिवस की, मातृ सत्ता और स्मृतियां। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया है? तो भाई बात करें, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया है? तो भाई किस देश को किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केन्या। ठीक है, केन्या देश जो है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय समुदायों के लिए हथियार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एक विशेष पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है? तो भाई ये देख लीजिएगा आप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य द्वारा स्थानीय समुदायों के लिए हथियार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एक विशेष पोर्टल की शुरुआत की घोषणा की है? तो भाई असम राज्य द्वारा। ठीक है, असम राज्य द्वारा जो स्थानीय जनजातियां हैं वहां की, तो उन्हें उन समुदायों को क्या किया गया है? लाइसेंस, हथियारों का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं? अब हथियार के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इसकी शुरुआत कर दी गई है कि स्थानीय समुदाय अपने सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, असम राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। और अगर बात करें तो असम के सीएम देख लेते हैं कौन है। तो भाई असम के सीएम जो हैं तो वह कौन हो जाएंगे? तो इनके द्वारा शुरुआत की गई है विश्वा, ठीक है, विश्वा शर्मा, विश्वा शर्मा। ठीक है, इस टाइप से इनको लिखा जाता है, विश्वा शर्मा। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है? स्थानीय समुदाय के लिए हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक विशेष पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नोट डाउन आप करते चलिएगा प्लीज। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भाई बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 का जो संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोरमारिया डैश राज्य के नृत्य शैली आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो भाई बात करें, गोरमारिया जो है यह किसी राज्य की एक नृत्य शैली और आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। ठीक है, यह एक समूह नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा गोरमारिया, और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग ले सकते हैं। तो भाई ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो भाई बात करें कौन सा नृत्य है वह जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, डांडिया रास। ठीक है, डांडिया रास जो है यह देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच के जो कृत्रिम युद्ध था इसको दर्शाया जाता है। और डांडिया रास कहाँ का नृत्य है? तो ये गुजरात का नृत्य है। ठीक है, गुजरात में किया जाता है डांडिया नृत्य, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो भाई बात करें, मुंडारी नृत्य जो है इसका संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो इसका संबंध है झारखंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड से संबंधित है यह, और झारखंड के मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, झारखंड की मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है मुंडारी नृत्य, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूपेन हजारिका डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। तो भाई बात करें, भूपेन हजारिका जो है यह किस राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे? तो भाई असम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, असम राज्यों के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासो नृत्य राज्य के लोक नृत्य में एक विशेष स्थान रखता है। तो भाई किस राज्य के लोक नृत्य में एक विशेष स्थान रखता है वीरगासो नृत्य? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो है कर्नाटक से संबंधित है
वीर गासो नृत्य जो कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य का जो नृत्य है तो वह कौन सा हो जाएगा, बिहू। ठीक है, बिहू नृत्य जो है यह असम में किया जाता है। बात करें ओडिशा की, तो भाई ओडिशा में किया जाता है नुआखाई। ठीक है, नुआखाई नृत्य जो है यह ओडिशा में प्रसिद्ध है। और बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में किया जाता है नोसुंग। ठीक है, नोसुंग जो है यह किया जाता है सिक्किम में। तो भाई प्लीज़ आप एक एक को नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लोक नृत्य वाली ये क्लास देखनी है तो भाई पूरी क्लास हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। उसमें सभी राज्यों के जितने भी लोक नृत्य हैं महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो भाई उन सभी को कवर किया गया है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर के ये वाली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रमुख लोक नृत्य, तो भाई काफ़ी हेल्प आपको वहाँ से मिलने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है? तो भाई बात करें कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी। ठीक है, भीमसेन जोशी जो है या क्या है, ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक हैं। और अगर बात करें इनको 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2009 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रतिवादक थे? तो भी बात करें बांस की बांसुरी बजाने के लिए कौन विश्व प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आपने जरूर इन क्वेश्चंस को देखा होगा आपके एग्जाम में। तो भाई काफ़ी बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, बांस की बांसुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया। बात करें बिस्मिल्लाह खान की, तो बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा शहनाई वादक। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान क्या है, शहनाई वादक है। वहीं अगर हम बात करें रविशंकर की, तो भाई रविशंकर जो है यह सितार वादक है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सितार वादक है रविशंकर। ठीक है, रविशंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस्ताद असद अली खान डैश के उस्तादों में से एक थे? तो भी बात करें उस्ताद असद अली खान किन के उस्तादों में से एक थे, तो किस, रुद्र वीणा। ठीक है, रुद्र वीणा के उस्तादों में से एक थे उस्ताद असद अली खान। और अगर हम बात करें सारंगी, तो भाई सारंगी के लिए प्रसिद्ध हैं उस्ताद शकूर खान। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उस्ताद शकूर खान। और अगर हम बात करें मृदंगम, तो इसके लिए प्रसिद्ध हैं के प्रसाद। तो भाई ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, काफी इंपोर्टेंट है, के प्रसाद। रामनाथ वीर राघवन। ठीक है, रामनाथ वीर राघवन, ये काफी इंपोर्टेंट है, रामनाथ वीर राघवन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें तानपुरा, तो भाई तानपुरा के लिए जो फेमस है तो वह कौन हो जाएंगे, गौरी शंकर गुरुस्वामी। ठीक है, गौरी शंकर गुरुस्वामी। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा तानपुरा के लिए। और बात करें रुद्रवीणा की, तो रुद्रवीणा आपका हो जाएगा उस्ताद असद अली खान। ठीक है, तो भाई प्लीज आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन श्याम शर्मा डैश से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार है? तो भाई बात करें मोहन श्याम शर्मा जो है यह किससे संबंधित संगीतकार है, तो यह पंखावज। ठीक है, पंखावज से संबंधित है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और अगर हम बात करें तबला, तो वही तबला के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो तबला के लिए प्रसिद्ध है जाकिर हुसैन। ये हम एक एक पॉइंट को भाई यहीं पे क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन जो है यह संबंधित है तबला से। बात करें सरोद, तो भाई सरोद से संबंधित है अली अमजद खान। ठीक है, अली अमजद खान, अली अमजद खान हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सरोद। ठीक है, और बात करें पंखावज, तो पंखावज से संबंधित है मोहन श्याम शर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने काफी बार आपके एग्जाम में देखा होगा। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है मुंबई में, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और अगर बात करें कब से शुरुआत की गई इसकी, तो भाई इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में।
ठीक है, 1999 से शुरू किया गया था काला घोड़ा कला महोत्सव, जो कि मुंबई में फेमस है। ठीक है, या मुंबई में आयोजित होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? तो भाई बात करें कौन सा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? तो भाई आधुनिकीकरण से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देता है औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो भी बात करें कौन सी वह क्षेत्र है इनमें से जो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेलवे। रेलवे जो है यह प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है, बल्कि यह तृतीय क्षेत्र का भाग है। ठीक है, यह आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तो यह संबंधित है तृतीय क्षेत्र से। ठीक है, और अगर बात करें हम बैंकिंग की, तो भी बैंकिंग भी संबंधित है तृतीय क्षेत्र से या फिर सेवा क्षेत्र से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो भी बात करें अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, तो भाई कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए। ठीक है, कृषि उपकरण निर्माण जो है यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और बैंकिंग की हमने भी बात की, यह भी तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को आमतौर पर डैश क्षेत्र में रखा जाता है? तो भाई राजनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के जो उद्योग हैं इनको किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो भाई बात करें मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसका एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो भाई ये पूंजीवाद से संबंधित है। ठीक है, पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भाई बात करें पूंजीवाद की, तो पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद ऐसे इस टाइप से आप लगा सकते हैं कि पूंजीवाद जो होता है या आप कोई अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं, ठीक है, जिसमें कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी हाथ उसमें नहीं होता है, कोई भी उसमें कह सकते हैं कि कोई भी उनका सहयोग नहीं होता है जिसमें। ठीक है, ना तो सहयोग होता है ना ही कोई उसमें हिस्सा होता है। ठीक है, सरकार का। तो ये क्या होता है? ये होता है पूंजीवाद, जिसमें कि आपका पर्सनल कोई बिजनेस हो गया, पर्सनल कोई भी काम हो गया, ठीक है, उससे संबंधित होता है पूंजीवाद। वो पूंजीवाद कहलाता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के अधिकांश मोहरें किससे बनी है? तो भाई हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें हैं वह किससे बनी है? तो सैल खड़ी। ठीक है, सैल खड़ी से बनी है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। तो बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो भाई कौन सा सिंधु घाटी स्थल है जो फिलहाल कहाँ स्थित है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है? तो भाई ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो बात करें हड़प्पा की, तो हमने अभी देखा रावी नदी के तट पर स्थित है। बात करें हम लोथल की, तो भाई लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करें आलमगीरपुर की, तो भाई आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के? हिंडन नदी। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात करें कालीबंगा, तो भाई कालीबंगा का जो अर्थ हो जाएगा, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भाई कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, और जो ये कालीबंगा नामक स्थान है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राजस्थान में स्थित है। और अगर बात करें कालीबंगा की, तो यह स्थित है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। तो भाई ये सभी पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो भाई तैमूर का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो वह हुआ था 1398 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह में
किस मुगल शासक का योगदान था? तो भाई 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय का क्या था? योगदान था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ और इस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव पेश किया गया था, तो यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया था, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया था? बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, बी.एन. राव के द्वारा किया गया था, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो भाई ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और सभी राष्ट्रपति जितने भी आज तक राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो भाई उन सभी में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वह किसका रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफी बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो भी बात करें निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो वायुमंडल है सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, तो यह किसका बना है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो भाई बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा। ठीक है, और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और सभी ग्रहों में, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह जो है वह भी है शुक्र ग्रह। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करें अगर हम शनि ग्रह की, तो भाई शनि ग्रह को क्या कहा जाता है? शनि ग्रह को कहा जाता है काला ग्रह। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सभी उन्हीं क्वेश्चंस को आज की क्लास में रखा गया है जिनको जो भी आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि, तो भाई प्लीज आप नोट डाउन भी करते चलेगा एक एक क्वेश्चन को। और अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो भाई मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। ठीक है, लाल ग्रह कहा जाता है किसे? मंगल ग्रह को। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, राइटिंग को करिएगा इग्नोर। ठीक है, और जैसे मैं बोल रही हूँ आपको इस टाइप से आप नोट डाउन करते चलेगा एक एक पॉइंट को, क्योंकि काफी काम आने वाले हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? तो भाई दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। हमारे सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े और चमकीले वलय भी हैं। तो भाई बात करें जिसके चारों ओर बड़े बड़े चमकीले वलय हैं या फिर छल्ले युक्त ग्रह भी इसको बोला जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शनि ग्रह। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर वलय भी पाए जाते हैं। ठीक है, चमकीले वलय पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, शनि ग्रह जिसको कि काला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और डेली दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।